हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर के लिए आपके स्टैटिक्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक के बारे में बात करने वाला हूं। सूचकांक के बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं। इसके ऊपर 5 से 6 लेक्चर जो है हमारे पहले हो चुके हैं, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अब आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट आपकी कौन सी है दोस्तों? 10 अक्टूबर 2020 की जो है घोषित की जा चुकी है। तो आप जरूर जो है अब क्या करें, अपना टाइम जो है केवल और केवल पढ़ाई पर दें। अब बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट ना करें और अब ये कमेंट ना करें कि कब होगा, जैसा एग्जाम है वो है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सेशन रहेगा सूचकांक के अंतर्गत जो विधियां मैंने बताई थी उसमें पहली दो विधियां जो थी, एक तो थी आपकी कौन सी दोस्तों? लेस्पेयर विधि, जिसका फॉर्मूला था P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू 100। और एक था पासचे विधि, जिसके अंतर्गत Q0 Q0 की जगह मैंने बोला था Q1 Q1 रखना है। यानी पहला जो था लेस्पेयर विधि थी वो आपके आधार वर्ष पर बेस्ड थी, जबकि पासचे विधि आपके चालू वर्ष के अकॉर्डिंग काम करती थी, या चालू वर्ष की जो मात्रा होती थी उसे आधार माना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डॉर्बिस तथा बाउले विधि के बारे में। ठीक है, तो अब टॉपिक डाल दीजिए, डॉर्बिस तथा बाउले विधि। डॉर्बिस तथा बाउले विधि। ठीक है, अभी डॉर्बिस या जो बाउले विधि है वो क्या कहती है? तो डॉर्बिस या बाउले विधि कहती है कि जो आपने पीछे दो विधियां पढ़ी, लेस्पेयर का इंडेक्स मेथड विधि और आपके पासचे विधि, इन दोनों का अगर आप समांतर माध्य निकालते हो या इनका अगर आप माध्य निकालते हो तो वही आप लोगों के क्या कहलाएगी दोस्तों? डॉर्बिस या बाउले विधि कहलाएगी। यानी कि डॉर्बिस या बाउले विधि के अंतर्गत जो आप लोगों के लिए फॉर्मूला दिया गया है वह फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, P01 इज इक्वल टू लेस्पेयर इंडेक्स मेथड को मैं लिख रहा हूँ L प्लस पासचे इंडेक्स मेथड को मैं लिख रहा हूँ P अपॉन में 2। बस यही कहता है डॉर्बिस तथा बाउले का मेथड। अब डॉर्बिस तथा बाउले का मेथड ये कहता है, और यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? तो आपको पता है समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, और P जो है आप लोगों का वो क्या कहता है? तो P आप लोगों के कहता है समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ये जो दो वैल्यूज़ है ये L और P, ये यही है। इनको आप पुट करिए, आपके सामने जो है आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पासचे जो डॉर्बिस और बाउले मेथड क्या कहता है? लेस्पेयर इंडेक्स मेथड और पासचे इंडेक्स मेथड का आप समांतर माध्य निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है मार्शल एजवर्थ विधि। ठीक है, तो लिखिए मार्शल एजवर्थ विधि। ठीक है, अब देखिए मार्शल एजवर्थ विधि क्या कहती है। तो मार्शल एजवर्थ विधि कहती है कि इस विधि में हम क्या करेंगे, चालू और जो आधार वर्ष की दोनों जो मात्राएं होती है उन दोनों को दोस्तों हम एक साथ में प्रयुक्त करते हैं और उनको भार के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया जाएगा। अब कैसे प्रयुक्त होगा, क्या होगा, वो आपको फॉर्मूला जब लिखवाऊंगा मैं, ये देखिए फॉर्मूला आप लिखिए तब आपको समझ आ जाएगा। P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q0 प्लस समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 प्लस समीशन ऑफ P0 Q1। ठीक है, इंटू 100। यही क्या है दोस्तों? इंटू 100 करने पर यही है मार्शल एजवर्थ विधि। मार्शल एजवर्थ विधि में क्या होता है, हमने कि जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ना, पीछे कौन सा वाला, लेस्पेयर विधि और पासचे विधि, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए ऐसा अगर पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत आप चालू और आधार वर्ष दोनों की मात्राओं को
भार के रूप में उपयोग करते हो, तो वो है मार्शल एजवर्थ विधि, जिसके अंतर्गत आधार वर्ष और जो आपका कौन सा चालू वर्ष है, उन दोनों की ही क्वांटिटी का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। इनसे संबंधित अभी नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जहाँ आपको जो भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ वो ये सब एक साथ यूज होंगे। नेक्स्ट मेथड आता है दोस्तों आप लोगों के कौन सा, तो नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपके फिशर विधि। तो आप लिखिए फिशर विधि। अब देखिए फिशर विधि में क्या होता है कि जो हम पीछे पढ़े हैं लेस्पेयर और पास्चे, मैं आपको एक ही बात बता दूं, देखो लेस्पेयर और पास्चे के जो दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों अगर फॉर्मूले आपको याद हो गए, अच्छे से आपको समझ में आ गए कि कहाँ किसकी वैल्यू बाकी है या क्या क्या है, तब आप जो है फिर आपके चाहे डॉर्बिस या बाउले मेथड हो, फिर आपका मार्शल एजवर्थ विधि हो, या फिर आपका फिशर विधि हो, सब कुछ आपका कंप्लीट है। बस ये दो फॉर्मूले याद है तो, क्योंकि जो फिशर विधि कहती है वो केवल और केवल इतना कहती है कि आप L इंटू पी का रूट ले लो, यानी इनके कहने का मतलब है P01 की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट L इंटू पी होती है, ये इनके कहने का मतलब है। अब अगर हम यहाँ L की वैल्यू पुट करें तो देखिए समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0, ठीक है, इनटू समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q1, और इनटू इंटू 100 तो डबल बार आएगा, तो आप इस 100 को बाहर निकालेंगे तो ये ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर लिखा जाएगा 100, या इस 100 को आप यहाँ भी आगे लिखेंगे तब भी मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा। तो आपकी ये टोटल 5 विधियां मैंने आपको बता दी, जिसके बारे में आपको याद रखना है। पहली है लेस्पेयर विधि, दूसरी है पास्चे विधि, थर्ड है डॉर्बिस तथा बाउले विधि, चौथी है आपके मार्शल एजवर्थ विधि, और पांचवी है फिशर विधि। अब इन सब पांचों विधियों से संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने अब है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट, नीचे दिए गए समकों से आपको ज्ञात करना है लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, आपको पास्चे इंडेक्स नंबर ज्ञात करना है, डॉर्बिस बाउले इंडेक्स नंबर ज्ञात करना है, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर आपको ज्ञात करना है, और फिशर इंडेक्स नंबर आपको ज्ञात करना है। तो ये सभी कैसे निकलेंगे, इन सभी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है पता होना चाहिए यहाँ P1 क्या है, Q1 क्या है, P0 क्या है, Q0 क्या है। तो देखिए दोस्तों, 2009 को जो है हम यहाँ मान रहे हैं बेस ईयर यानी कि BY, और 2010 को हम मान के चलेंगे करंट ईयर यानी चालू वर्ष, ठीक है। तो बेस ईयर की जो प्राइस होगी वो क्या कहलाएगी दोस्तों, आपके P0, और उस ईयर की क्वांटिटी क्या कहलाएगी, Q0। करंट ईयर की प्राइस क्या कहलाएगी, P1, क्वांटिटी क्या कहलाएगी, Q1। तो अब आपके पास P0 Q0 Q1 P1 ये तो सब आ गया। अब आप एक एक का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन सभी फॉर्मूले में आपको पता है कि लेस्पेयर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है, समीशन ऑफ P1 Q0 यानी P1 इंटू Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0, यानी इन दो का मल्टीप्लाई निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ एक और इंडेक्स बना लेंगे, जहाँ पर हम एक बार तो करेंगे P1 इंटू Q0, ठीक है, 4 है तो चारों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास आएगा P0 Q0, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाएगा दोस्तों कौन सा, P1 Q1, और फोर्थ आ जाएगा P0 Q1। ये चार जो है दोस्तों आपके सामने क्या आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएंगे, जहां से हमारे लिए ये उपयोगी होगा। एक मिनट देखिए, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इंडेक्स वगैरह सही होगा तो आपको दिखाई अच्छा देगा, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो P1 इंटू Q0, तो P1 तो ये रहा, ये वाला इंडेक्स है आपका, और Q0 ये वाला है, ठीक है। तो 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 200। 12 इंटू 40 तो 12 चौक 48 यानी 480। 30 इंटू 10 300। 10 इंटू 60 600। ऐसे ही
P0 Q0, तो P0 इंटू Q0, 5 इंटू 20 100, 10 इंटू 40 400, 25 इंटू 10 250, 15 इंटू 60, 15 चिंग 90 यानी 900, P1 Q1 यानी इन दोनों का 10 इंटू 20 200, 12 इंटू 30 360, 30 इंटू 20 600 और 10 इंटू 40 400। ठीक है, ऐसे ही P0Q1 यानी 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 12 120, 25 इंटू 30 750, 15 इंटू 10 100, सॉरी हमने गड़बड़ कर दी, P0 और P1 का कर दिया। देखिए अभी हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, ठीक है, अब याद है। 5 इंटू 20 आ जाएगा 100, 10 इंटू 30 आ जाएगा 300, 25 इंटू 20 500, 15 इंटू 40 600। अब क्रॉस चेक भी कर लेते हैं P1 और Q1, तो P1 और Q1 यानी इन दोनों का 10 इंटू 20 200, 12 इंटू 30 360, 30 इंटू 20 600, 10 इंटू 40 400, फिर Q0 और P0 यानी इन दोनों का है। ठीक है, तो 5 इंटू 20 100, 10 इंटू 40 400, 25 इंटू 10 250, 15 इंटू 60 900, फिर P0 में अलग पेन ले लेता हूँ, P1 और Q0 यानी इन दोनों का 10 इंटू 20 200, 12 इंटू 40 480, 30 इंटू 10 300, 10 इंटू 60 600। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लेस पेयर इंडेक्स मेथड निकालना है, तो मैं लिख रहा हूँ LIP लिप। ठीक है, तो लेस पेयर इंडेक्स मेथड क्या कहता है, समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। अब P1 और Q0 ये रहा, तो इनका समीशन निकालना है, तो मैं इन सब के नीचे अब इनका समीशन भी लिख ही लेता हूँ। तो देखो 200 इंटू 300 500, अच्छा 200 प्लस 500 तो ये 1100 1580 जोड़ दिया। ठीक है, ये 1580 आएगा, ये 500 500 1400 और ये 1650, ये कितना जाएगा 1000 और 1000 1560 और ये कितना हो जाएगा 400 1000 1500। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट P1 इंटू Q0 का समीशन 1580 अपॉन में कितना हो जाएगा P0 Q0 कितना है 1650 इंटू 100, ये 0 से 0 गया। ठीक है, अब इसको जब आप जो काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आना चाहिए 95.75 और ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप खुद को आता है। फिर मैं लिखवा रहा हूँ पासचे इंडेक्स नंबर, ये लिप नहीं है, ये आएगा। ठीक है, तो पासचे इंडेक्स नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। अब P1 इंटू Q1 1560 है समीशन। ठीक है, अपॉन P0 Q1 का समीशन है 1500 इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 104। कितना आएगा 104। अब हमें आगे देखिए, अब हमारे पास लेस पेयर और पासचे दोनों आ गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा इजीली, क्यों, थर्ड मेथड है हमारा डॉर्बिस बाउले इंडेक्स नंबर। तो डॉर्बिस तथा बाउले इंडेक्स नंबर क्या कहता है, L प्लस P अपॉन में 2 यानी 104 प्लस 95.75। ठीक है, अपॉन में 2, तो जैसे ही अपॉन में 2 करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डॉर्बिस और बाउले इंडेक्स नंबर हो जाएगा अपॉन में 2 करते ही आपके पास में, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 99.875। ठीक है, ये थर्ड था। फोर्थ आ जाएगा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो मार्शल
एजवर्थ इंडेक्स नंबर क्या कहता है, केवल और केवल एल प्लस पी कर लो। क्या कहता है, एल प्लस पी कर लो। ठीक है, तो एल प्लस पी करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 प्लस 95.75 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों आपके किससे, 100 से, क्योंकि एल प्लस पी इंटू 100 तो होगा ही। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना दोस्तों, तो 99.68। ठीक है, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, इसमें क्या हो जाएगा आपके 99.68 आ जाएगा ये, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, एल प्लस पी ही तो करना है। अब आप इसमें देखिए एक्चुअली क्या होगा, सॉरी यहाँ पर आपके ये आंसर अलग आएगा, यहाँ आंसर तो यही आएगा मतलब, बट यहाँ ये जो है ये नहीं कर सकते हम यहाँ, क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है वो क्या कहता है, देखो समीशन ऑफ P1 Q0 प्लस समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 प्लस समीशन ऑफ P0 Q1। तो क्या है कि ये दो जुड़ करके नहीं है, ये नीचे भाग में जाएगा, तो इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P1 Q0 जो हमने पीछे निकाला है, देखिए क्या होगा, ये देखो जो दो दो का पेयर बन के जुड़ जाएंगे और फिर आप जो है यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आंसर आपको बता दिया है। और लास्ट मेथड जो कहता है पांचवा, वो क्या है दोस्तों, फिशर्स मेथड है। ठीक है, तो फिशर्स मेथड में क्या कहा गया था, रूट ऑफ एल इंटू पी, और रूट ऑफ एल इंटू पी में जो है आप डायरेक्ट कर सकते हो 104 इंटू 95.75। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे और इंटू में 100 तो रह गई, वो जो बार आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ 100 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आएगा 99.78। तो ये सभी जो है आपके कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मैंने आपको केवल समझाने की कोशिश की है कि इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। वहाँ तो केवल आपको एक या दो चीज़ इसमें से कोई पूछी जा सकती है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। बात समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। तो नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा फिफ्थ नंबर जो 6th नंबर का मेथड है वो है हमारा कौन सा दोस्तों, कैली की विधि, या फिर मैंने बोला था कैलीज मेथड। अभी कैली की विधि क्या कहती है, तो कैली की विधि जो है वो दोस्तों आपके भारित समूह सूचकांकों को ही एक परिलक्षित करने का मेथड है। और इसे जो है इसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, तो अब आप लिखिए यहाँ पर कैली की विधि, एक सेकेंड, कैली की विधि। देखो भाई कैली की विधि क्या कहती है, तो कैली का इंडेक्स नंबर जो मेथड है वो क्या कहता है कि P01 इज इक्वल टू क्या होता है, तो समीशन ऑफ P1Q अपॉन में समीशन ऑफ P0Q इंटू 100। ये क्या कहता है, कैली की विधि कहता है। अब यहाँ पर ये Q क्या है, तो भाई Q जो है एक निश्चित मात्रा को व्यक्त करता है। ठीक है, अब ये मात्रा जो है जरूरी नहीं है कि आप आधार वर्ष से लें, ना ही जरूरी है आप चालू वर्ष से लें। ये एक समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य के आधार पर समेकित भार से प्रयुक्त किया जाता है। अब ये जो है आप लोगों को क्या होगा दोस्तों कि Q की जो वैल्यू है वो आपको ना ही तो कहाँ से लेनी है, आधार वर्ष से, ना ही आपको लेनी है चालू वर्ष से। तो ये सर आएगी कहाँ से, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जो है क्या करोगे दोस्तों, आप यहाँ पर Q0 और Q1 का जो है औसत लोगे। क्या करोगे, औसत लोगे। जो Q0 और Q1 जो आधार वर्ष की क्वांटिटी और चालू वर्ष की जो क्वांटिटी दे रखी होगी ना, उन दोनों का क्या करोगे, औसत लोगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Q बराबर क्या हो जाएगा आपके Q0 प्लस Q1 अपॉन में 2। कैसे, तो भाई सपोज करिए या तो आपको क्वांटिटी दे दी जाए या नहीं दे रखी है और आपको दे रखा है कि भाई इस साल की इतनी क्वांटिटी थी, इस साल की इतनी है, तो उन दोनों क्वांटिटी को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारे पास एवरेज क्वांटिटी निकल करके आ जाएगी, और वही है Q आप लोगों का। ठीक है, इस पे भी बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो कौन सा है दोस्तों, तो नेक्स्ट मेथड है आप लोगों के वो है वाल्स विधि। लिख लीजिए
वाल्स विधि। ठीक है, अब वाल्स विधि, इस वाल्स विधि में क्या होता है कि जो आपने दोस्तों मार्शल एजवर्थ की विधि अभी पीछे पढ़ी थी उसी के समान होता है, लेकिन अंतर केवल इतना होता है दोस्तों आपके कि मार्शल एजवर्थ विधि का जो सूत्र है वो आपके अर्थमेटिकली क्रॉस्ड वेट होता है। यानी अर्थमेटिकली क्रॉस्ड बोलने का मतलब है यहाँ कि वो अर्थमेटिकली आपके क्या होता है, एक तरह से मतलब वो जो है वो समांतर जो होता है उसके हिसाब से लिया जाता है, समांतर माध्य के हिसाब से वेट लिया जाता है। जबकि जो वाल्स विधि जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाल्स विधि ज्योमेट्रिक क्रॉस्ड मेथड होती है। इसके अंदर क्या होता है, आप ज्योमेट्रिक मीन लोगे, यहाँ पर आप गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूले के हिसाब से लोगे। कैसे वो देखिए, P01 इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ किसका, तो देखो P1 अंडर रूट Q0 Q1, ठीक है, अपॉन में समीशन ऑफ P0 अंडर रूट Q0 Q1, बात समझ में आई, इनटू 100। ठीक है, तो वाल्स विधि क्या कहती है कि समीशन ऑफ P1 अंडर रूट Q0 Q1, जबकि आपने पीछे देखा था, पीछे देखिए मार्शल एजवर्थ विधि में, चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे था अर्थमेटिक। ये देखो भाई, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ से आप समीशन ऑफ P1 बाहर लेंगे तो Q0 Q1 अपॉन में भी Q1 0 Q1 आएगा, और Q1 प्लस Q0 का मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिकली क्रॉस्ड वेट है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ अगर लिखना चाहते हैं तो, कि ये क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिकली क्रॉस्ड वेट। ठीक है, ये तो क्या होता है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है, ये होता है अर्थमेटिकली क्रॉस्ड वेट। जबकि आपको जो अभी पढ़ाई जा रही है वाल्स विधि, ये क्या होती है, तो ये होती है ज्योमेट्रिकली, कैसी, ज्योमेट्रिकली क्रॉस्ड वेट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि वो आपका जो मार्शल एजवर्थ विधि है वो आपकी क्या है, अर्थमेटिकली क्रॉस्ड वेट है, जबकि आपके वाल्स विधि जो है वो ज्योमेट्रिकली क्रॉस्ड वेट होता है। तो ये थे दोस्तों आपके टोटल मेथड्स जो कि आपको किस में हेल्प करेंगे, इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। इन सभी फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है और हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट इस टॉपिक में बात आती है दोस्तों, वह आती है आपके किसके बारे में, तो वह बात आती है आपके जो सूचकांक है उनके सर्जन में आप एरर क्या कर सकते हो। यानी कि जब आप एरर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जब आप इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसमें आप क्या गलतियां कर सकते हो, क्या त्रुटियां कर सकते हो, क्या विभ्रम आ सकता है, क्या एरर ला सकते हो, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब आप टॉपिक लिखेंगे सूचकांकों के सर्जन में विभ्रम यानी एरर्स। ठीक है, विभ्रम यानी एरर्स होता है। अब कौन कौन सी एरर्स ला सकते हो, तो सबसे पहली जो एरर आती है वो आती है निर्दर्शन विभ्रम। अब ये निदर्शन और ये क्या होते हैं अभी समझा रहा हूँ, देखो निदर्शन विभ्रम यानी कि सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब है कि आपके पास में आप क्या करते हो, सैंपल होता है ना, आपने नाम सुन रखा होगा, या फिर आपके जो है देखिए आपको कोई किताबें होती है जिसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, वो आपके टीचर्स के लिए है, तो वो इस पर जो वो है सैंपल कहलाती है कि हाँ इस टाइप की आपको हम जो है प्रोवाइड करवाएंगे क्वांटिटी। या फिर आपने देखा होगा डेमो वीडियोज़ होती है, जैसे कि हमारी कोचिंग से भाई सपोज करिए कि बड़ी बड़ी जो कोचिंगें हैं वो क्या करती है, 1 दिन 2 दिन डेमो क्लासेस देती है। डेमो क्लासेस का क्या तात्पर्य क्या होता है कि आपको डेमो दिया जा रहा है, पूरी सभी क्लासेस इस प्रकार से रहेगी ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन आप समझिए
कि हो सकता है ना आपको स्टार्टिंग की 2 क्लास में किसी अच्छे टीचरों से केवल 2 दिन के लिए पढ़ाया जा रहा हो, या आपने जब तक एडमिशन नहीं करवाया तब तक आपको अच्छे बैचों में बिठा रहा है, और जैसे ही आपने एडमिशन करवाया वो टीचर्स छोड़ करके जाने वाले हो, या वो टीचर्स वहाँ पढ़ाते ही ना हो, आपको केवल भ्रम करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए वहाँ उन टीचर्स के फोटो लगाए गए हो, उन टीचर्स को लाया गया हो। ये भी तो होता है ना, कई कोचिंग्स ऐसी जो है फ्रॉड करती है कि टीचरों के नाम कुछ दिखाती है, अंदर जाते तब पता चलता है वहाँ टीचर होता नहीं है, या 2 दिन तो टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, बाद में टीचरों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो आपको क्या करा, सैंपल तो अच्छा दिखाया, आपको मॉडल तो अच्छा दिखाया, आपको उसकी जो है नक्शा घर का अच्छा दिखाया, लेकिन जब बना तो आपको पता चला कि वो खराब है, तो आप वहां पर एरर हो गई आपके साथ में। तो इसी प्रकार से आपको अगर कुछ डाटा दिए गए, 100 लोगों के मैंने मार्क्स दिए, आपने कुछ 10 लोगों के मार्क्स उठाए और उन 10 बच्चों के मार्क्स के बेस पर आपने उस क्लास की जो है इंटेलिजेंसी डिसाइड करी। तो अब हो सकता है कि वो 10 बच्चे आपके हाथ में कैसे आ जाए, डफर आ जाए, ऐसे आ जाए जो एब्सेंट रहते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो आपके साथ में एरर वहां हो जाती है। तो निर्देशन विभ्रम कैसे होता है वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट होता है समरूपता विभ्रम। ठीक है, समरूपता विभ्रम का मतलब है होमोजेनिटी एरर। होमोजेनिटी कि आपको समान दिखाई दे, कोई भी चीज आपको एक दूसरे के समान दिखाई दे और समानता के बेस पर आप ये समझने लग जाए कि हाँ यार ये चीज तो अच्छी होगी। मतलब आपको सपोज करिए, ऐसा कहा जाता है कि मैं उसके जैसा पढ़ाता हूँ, आपको वो टीचर अच्छा लगता है, हाँ तो मैं भी उसी के जैसा पढ़ाता हूँ, मैं उसी के नोट्स पढ़ा रहा हूँ। भाई उसी के नोट्स पढ़ा रहा है, उसी के जैसा समरूप हो गया। अब आप समरूपता से क्या हो गए, विभ्रम हो गए। तो ऐसे ही आंकड़ों में भी समरूपता होती है, उसमें आप जो है विभ्रम में हो सकते हो और आप जो है गलती कर बैठ सकते हो। अब इस समरूपता विभ्रम परीक्षण जो होता है इसका एक फॉर्मूला है कि आप कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो समरूपता विभ्रम जो होता है उसे R से डिनोट किया जाता है और R बराबर होता है N0 प्लस N1 माइनस 2N01 अपॉन में क्या आ जाता है N0 प्लस N1। अब ये N0 N1 क्या है, तो देखो भाई ये n जो है यहाँ पर वो है मदों की संख्या। मदों की संख्या यानी जो आपके पास में ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तुएं हैं, उनकी संख्याओं से तात्पर्य है। ठीक है, तो n1 जो होती है, मैं यहाँ पर आपके सामने देखिए ग्रीन पेन से डिनोट कर रहा हूँ तो दिखाई देगा। ये जो n1 है, ये n1 आपके है चालू वर्ष में। कौन से वर्ष में, चालू वर्ष में मदों की संख्या, यानी कि करंट ईयर में जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी संख्या या वस्तुओं की संख्या। N0 का मतलब आप अब खुद ही लगा सकते हो कि इसका मतलब है आधार वर्ष में मदों की संख्या। ठीक है, आधार वर्ष में मदों की संख्या को N0 से डिनोट कर रहे हैं। ये मदों की संख्या कैसे देगा, क्या करेगा, मैं सब बताऊंगा आगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हो स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका जो ये N01 है, ये है दोस्तों कि दोनों अवधियों में जो उभयनिष्ठ है, भाई चालू वर्ष और आधार वर्ष में जो दोनों में उभयनिष्ठ भी तो होगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ कुछ संख्याएं कॉमन भी तो हो सकती है ना, वो वाली। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मदों की संख्या। ठीक है, तो N0 प्लस N1 माइनस 2N01 अपॉन में N0 प्लस N1। N0 है जो आधार वर्ष लिया आपने, उसमें मदों की संख्या कितनी है, और N1 है आपके चालू वर्ष में मदों की संख्या कितनी है। और N01 से तात्पर्य है कि दोनों में कुछ जो मद है वो कॉमन हो सकते हैं, उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों सूत्र विभ्रम। और सूत्र विभ्रम में भी 2 आते हैं, एक होता है कि आपके टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है आपके फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन कौन से जो है आपके क्या है दोस्तों, कौन कौन से तो जो है फॉर्मूलाज क्या है आपके
टाइम रिवर्सल है और कौन कौन से फैक्टर रिवर्सल है। उसके बाद मुश्किल से अगर इसी प्रकार से एक और लॉन्ग क्लास ली जाएगी तो फिर आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप पेशेंस बनाए रखें और हर टॉपिक की तरफ फिर इसके बाद में एक वीडियो आएगी जिसमें क्वेश्चन होंगे। मतलब जो है इस टॉपिक के केवल 2 या 3 वीडियो आएंगे, उसके बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार आप इसको जो है रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है अब पीछे से देखिए डेट आ चुकी है, अब लग जाइए, अब पीछे से पढ़ते हुए लग जाइए। अब एक एक वीडियो को पूरा ध्यान से लिखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को, अभी अभी लांगा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी तो आपके पास में केवल एग्जाम डेट आई है और आपने अभी तो फॉर्म फिल करा है, अभी तो आपका असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो इम्तिहान कब है? 10 अक्टूबर 2020 को जब पेपर दे के लौटो तो ये कहना कि हाँ परवीन सर अब तो मैं सिलेक्शन है, बस ये कह देना। ना धन्यवाद चाहिए, ना थैंक यू चाहिए, ना मोस्ट वेलकम चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस आप तो इतना कह देना कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें ही मैं बहुत खुश हूँ, बस इतना ही चाहिए है, कुछ भी नहीं चाहिए। ना मिलने आने की जरूरत है आपको, ना मिठाई खानी है मुझे आपसे, बस आप तो इतना कह देना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। कितना कहना है? 2 शब्द, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इतना कर दीजिए, आपकी भी लाइफ सेट है और हमारे को भी एक खुशी होगी कि हमने YouTube पर फ्री में पढ़ा करके किसी का सिलेक्शन करवाया। ठीक है, तो वापस से एक बार कह देता हूं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को, अभी अभी लांगा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।